नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हमारी जो कक्षा अभी चल रही है मनोविज्ञान के जो बेसिक बातें हैं और जिसमें से काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सैद्धांतिक मनोविज्ञान, शुद्ध मनोविज्ञान ये क्या है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में आपको समझाया था। और सैद्धांतिक मनोविज्ञान की तरफ की जो भी शाखाएं हैं, चूंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एक एक चीज आपको समझाई थी। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, एप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये है क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि सैद्धांतिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, यानी यहां जो भी सिद्धांत बन रहे हैं, जिन सिद्धांतों का भी निर्माण हो रहा है, उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग यानी एप्लाइड, उनको अप्लाई करना। तो वो जो शाखाएं हैं वो क्या कहलाती है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहलाती हैं। अब वो कौन कौन सी है तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अब देखिए, नैदानिक मनोविज्ञान का एक काफी महत्वपूर्ण है, इसके अंदर भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो नैदानिक वाला महत्वपूर्ण है और इसके अलावा एक शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और इधर वालों में जैसे ये प्रायोगिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और जो ऊपर था सामान्य मनोविज्ञान, वो काफी महत्वपूर्ण है। नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है, यानी इसकी शुरुआत, नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य शुरू कहां से होगा। इधर जो ये था असामान्य मनोविज्ञान, जिसको हम शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत जिसको रखा था, सिद्धांतों वाले में रखा था, इस असामान्य मनोविज्ञान के पश्चात ही, इसके बाद ही नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य शुरू होता है। असामान्य यानी अब नॉर्मल साइकोलॉजी। तो इस साइकोलॉजी की ब्रांच में मैंने आपको क्या बताया था, असामान्य मनोविज्ञान में, यानी एक नॉर्मली हम जिन मनुष्यों से, एक आम मनुष्य से जिन बिहेवियर की आशा रखते हैं, एक सामान्य व्यवहार, उसको करने में अगर वो असमर्थ है तो वो चीज हम उस व्यक्ति को किस में रखते हैं, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। ऐसे असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है असामान्य मनोविज्ञान में। तो अब जो असामान्य मनोविज्ञान के अंदर हमने उन चीजों का अध्ययन किया, क्या कि असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने किस चीज का अध्ययन किया कि जो व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है, असामान्य व्यक्ति है, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसमें कौन से वो गुण है, या जो गुण से मतलब आप एक तरह से विशेषताएं कह सकते हो कि असामान्य व्यवहार करने वाले मनुष्य के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलती है कि ये मनुष्य असामान्य व्यवहार करते हैं और इनमें हमें सामान्यतया इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उन चीजों का हमने अध्ययन किया। अब करने के बाद में उसका उपाय क्या होगा, सिद्धांत के अंदर हमने रख दिया, उसका अध्ययन हमने कर लिया, अप्लाई के अंदर अब उसको करेंगे नैदानिक मनोविज्ञान में। उन समस्याओं का, असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया था असामान्य मनोविज्ञान में, और उनका अब निदान जो होगा कि उसका क्या क्या निदान है, क्या क्या उसका उपचार है, वो चीज किस में आती है, नैदानिक मनोविज्ञान। इसको मैं और अब अच्छी शुद्ध लैंग्वेज के अंदर आपको समझाता हूं कि कुसमायोजन, मेला एडजस्टमेंट के कारणों और परिस्थितियों का उचित निदान करके उसे समायोजन में सहायता करने और उसके व्यवहार के अंतर्गत उचित सुधार लाने का उत्तरदायित्व अब किसमें है, इस नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत है। तो नैदानिक मनोविज्ञान का आधार क्या है, यह असामान्य मनोविज्ञान ही है। हमने असामान्य मनोविज्ञान में, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा, हमने असामान्य मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति के उस व्यवहार का अध्ययन किया जिसके कारण वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, और अब हमने उसके निदान के रूप में, उसको अप्लाइड के रूप में कहां किया, नैदानिक मनोविज्ञान की ब्रांच में। तो यानी नैदानिक मनोविज्ञान में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्या कि असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति जो व्यवहार करता है, अब उसके उन चीजों का अध्ययन करने के बाद उसका निदान जहां किया जाएगा, जिस ब्रांच में कि निदान किस किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से उस व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने के लिए वापस सही किया जा सकता है।
तो वो जो विधियां हैं, वो जो अलग अलग थेरेपी है एक तरह से, वो सब किस में आएगी? इस नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो चूंकि एक तरह से उसका क्या किया जा रहा है? उपचार किया जा रहा है, तो इसलिए इसी नैदानिक मनोविज्ञान का दूसरा नाम है उपचारात्मक मनोविज्ञान। इसी को ही हम उपचारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? एक तरह से उसका उपचार ही किया जा रहा है। तो वो जो मानसिक व्याधियों से यानी मानसिक बीमारियों से, देखिए असामान्य व्यवहार कोई व्यक्ति करता है यानी मानसिक रूप से समस्या है। शारीरिक रूप से समस्या वाला कोई है तो वो, अब जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह सही है, क्या वो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करेगा आपके सामने, अजीब तरह का? नहीं करेगा। लेकिन शारीरिक रूप से देखने में फिजिकली वो व्यक्ति बिल्कुल फिट नजर आ रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो व्यक्ति सही नहीं है। तो जो मानसिक रूप से व्याधियां हैं, मानसिक रूप से बीमारियां हैं, उसके कारण वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, और उसको सामान्य बनाने के लिए जो है उसका उपचार किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नैदानिक मनोविज्ञान। इसलिए इसको नैदानिक मनोविज्ञान भी कहते हैं या उपचारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो यह हो गया नैदानिक मनोविज्ञान जो है। और इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन करने वाले होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं या जो विद्यार्थी हैं, वो इस मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान का, तो ऐसों को कहते हैं मनोवैज्ञानिक, यानी नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नैदानिक मनोवैज्ञानिक। और उनकी नियुक्तियां कहां होती है? जो मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाले विभाग होते हैं, संस्थान होते हैं, वहां फिर इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो यह हो गया आपका। इसके बाद में अब आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। अब औद्योगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब आप खुद सोच के बताइए, अब आपने इतने टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये समझने वाली चीजें हैं, तो अब आप बताइए औद्योगिक मनोविज्ञान क्या होता है? यानी एप्लाइड जो शाखा हम पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की जो एप्लाइड शाखा पढ़ रहे हैं, जहां उन सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जाएगा। तो जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का कहां अध्ययन किया जाता है? उद्योगों के अंतर्गत औद्योगिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उद्योगों के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। जो औद्योगिक परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं कि उद्योगों के अंतर्गत काम कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। तो मनुष्यों, अब देखिए वहां व्यक्ति काम करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से कार्य कर सके, आपस में जो काम करने वाले कामगार हैं उनके मध्य संबंध सौहार्द रूप से बने रहें, यही कोशिश रहेगी। तो उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उन व्यक्तियों के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो किस ब्रांच में किया जाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान। यहां काम वही किया जाएगा मनुष्यों के लिए, लेकिन उद्योगों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे ये सब क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का। तो औद्योगिक परिस्थितियों के अंदर जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि कैसे हम मनुष्य के काम को बढ़ाएं, कैसे आपसी संबंधों को बढ़ाएं, कोई भी मानसिक परेशानी आती है, काम का दबाव है, उस चीज से कैसे वो व्यक्ति मुक्त हो, तो उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। वो शाखा कहलाती है औद्योगिक मनोविज्ञान। इसके बाद में आता है कानूनी मनोविज्ञान। तो अब आप बता लीजिए कानूनी मनोविज्ञान क्या होगा? तो कानूनी मनोविज्ञान से मतलब ही वही है कि अब जैसे कानून के अंतर्गत क्या आता है, अच्छा इंग्लिश में पहले इसको क्या कहते हैं वो आप समझिएगा, लीगल साइकोलॉजी। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो अब कानूनी मनोविज्ञान चूंकि इतनी इजी शब्द हैं कि इनमें कोई, जैसे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वैसे भी समझता है कि कानूनी को, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीगल साइकोलॉजी कहते हैं। तो अब एक चीज तो आप समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि कानूनी मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी मुझे एक अच्छी सी परिभाषा बताओ, तो मुझे पता है कि अब आप मुझे बता दोगे कि सर, जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन
किस शाखा में किया जाता है? जब कानून के अंतर्गत जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो शाखा क्या कहलाती है? कानूनी मनोविज्ञान कहलाती है। तो अब इसको मैं और डिस्क्राइब करूं तो यानी कानून से संबंधित जो लोग होते हैं, जैसे कौन कौन होते हैं? क्लाइंट होता है, मूविकल जिसको कहते हैं, और गवाह होता है, विटनेस, अपराधी होता है। भाई जिसके समस्या है, एक तो वो होता है जो अपना केस लेकर के आता है कि साहब मेरे साथ ये अन्याय हुआ। जिसने अन्याय किया यानी जो अपराधी वो होता है, और जिसने उस घटनाक्रम को देखा वो होता है गवाह यानी विटनेस। तो इन सब के व्यवहार का अध्ययन कानूनी या अदालती परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। तो इससे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि अपराधी की मानसिकता को पढ़ने में सहायता मिलती है। देखिए कोई व्यक्ति अपराध करता है, देखिए नॉर्मली जो लॉ है या एक यूनिवर्सल नियम नॉर्मली ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी अपराधी जो होता है, वो जन्मजात अपराधी नहीं होता। भाई जन्म से सब क्या होते हैं? कच्चे गड़े होते हैं। समय के साथ साथ के अंदर परिस्थितियां आती है या जीवन में कोई गलत जो है संगति या सही जो है पालन पोषण नहीं हुआ और उससे भटकाव का शिकार होकर के वो एक खूंखार अपराधी बन जाता है। वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के डायलॉग हैं वो, कि कोई भी मां के पेट से अपराधी पैदा नहीं होता, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, मुझे अपराधी बनाए इस समाज ने, इस दुनिया ने, इस कानून ने, इस पुलिस ने। तो डायलॉग आपने सुने होंगे वो। तो नियम ये मानता है, ये लोग यूनिवर्सल रूप से, कोर्ट भी ये स्वीकार करता है कि कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। साइकोलॉजी भी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात तो अपराधी है नहीं। तो अब तो इन चीजों के कारण बल्कि किसी परिस्थितियों का वो शिकार होता है। तो इसलिए सुधारात्मक रूप से अब क्या प्रयास किया जाए, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है कि अपराधी ने किन परिस्थितियों में अपराध किया। गवाहों का अध्ययन किया जाता है, उनकी मानसिकता को पढ़ने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, उनका जब कानूनी क्षेत्र में अप्लाइड रूप से प्रयोग किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, जो गवाही दे रहा है यानी जो साक्षी है, जो विटनेस है, वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उस चीज को गहराई से अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखिए बाहर फॉरेन की अगर मैं बात करूं तो वहां जब ज्यूरी बैठी होती है, ज्यूरी से मतलब जो जज वगैरह होते हैं, तो वहां एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है। अभी तक हमारे यहां इतना एडवांस सिस्टम इंडिया में नहीं हुआ है कि जज के साथ में कोई साइकोलॉजिस्ट भी बैठे, जबकि फॉरेन के अंदर वहां एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है जज के पास। जो ज्यूरी होती है उनके पास में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है और वो हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि व्यक्ति देखिएगा चाहे कितना ही पारंगत हो, वो झूठ जब बोलता है या जिस तरीके से भी वो बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीजें, क्योंकि इतना अध्ययन किया जाता है इन सिद्धांतों का, और जिन व्यक्तियों का जीवन का अनुभव होता है वो वैसे ही किसी को देख के पहचान जाते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, मुझे किसी को, विद्यार्थी को 2 मिनट बात करके, वो चैट बॉक्स के अंदर भी जब विद्यार्थी कोई मैसेज भेजता है कि सर मेरी ये दिक्कत आ रही है या नहीं है, या नहीं नहीं ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, मुझे 2 मिनट में पता चल जाता है ये झूठ बोल रहे हैं या ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैं इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों ने पूरी जिंदगी खपाई है, सिद्धांत बनाए हैं, अप्लाइड प्रयोग किया है, उतना बड़ा तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी ये चीजें बता सकता हूं कि हाँ ये बात है। तो वो लोग तो साइंटिफिक तरीके से मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन, जो सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और उसको फिर इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है और वो इस चीज का पूरी तरीके से अध्ययन करता है। तो इस चीज से क्या है फिर काफी हेल्प मिलती है, इस फील्ड में सहायता मिलती है, इन सब के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया नैदानिक मनोविज्ञान, हमने पढ़ लिया कि जो असामान्य व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी समस्या से ग्रसित है, उन चीजों का अध्ययन हमने किया था असामान्य मनोविज्ञान में, और अब उसका निदान जो किया जाएगा वो उस शाखा को कहते हैं नैदानिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान भी हमने देख लिया, औद्योगिक परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो औद्योगिक मनोविज्ञान में आता है। कानूनी मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को कानूनी क्षेत्र में कानून से जुड़े हुए लोगों में सब आगे मैंने आपको बता दिए, तो इस फील्ड में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको कानूनी मनोविज्ञान कहते हैं।
इसके बाद में देखिए आता है मिलिट्री मनोविज्ञान। तो मिलिट्री मनोविज्ञान, अब मिलिट्री से आप समझ गए यानी आर्मी। तो आप ये सोचेंगे साहब कि अब मैं आपसे पूछूं मिलिट्री मनोविज्ञान क्या होता है, तो अब आप ये तो बता देंगे कि सर जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग आर्मी यानी मिलिट्री के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिलिट्री मनोविज्ञान कहते हैं। तो फिर आएगा साहब कि किस रूप में अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए सैनिकों की स्थिति भी कोई हमेशा सही नहीं होती है। आप जानते हैं सैनिक बनना कोई आसान काम नहीं है। सैनिकों की ड्यूटी कहां कहां होती है, -50 डिग्री टेम्परेचर, वहां वहां सैनिकों की ड्यूटी होती है। थार का मरुस्थल है जहां तपती गर्मी के अंदर न्यूज़पेपर ये लिखता है कि लू इतनी भयंकर है, 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर है, घर से बाहर नहीं निकलें वरना आपकी मृत्यु तक हो सकती है लू लगने के कारण। उस टेम्परेचर के अंदर सैनिक अपनी ड्यूटी करते हैं। तो क्या उनका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए उस संदर्भ में कि किस तरीके से हम उनको इस परेशानियों से उबारें। आप जानते हैं कि सैनिक आत्महत्या तक कर लेते हैं। सैनिक जब युद्ध होगा तो उससे किसी से डर नहीं लगता, और भारतीय सैनिक पूरी दुनिया के सबसे वीर जो सेना के सैनिक हैं उनमें माने जाते हैं कि वो जान देना पसंद करते हैं लेकिन पीठ दिखाकर भागना पसंद नहीं करते भारतीय सैनिक। बाहर के जो सैनिक होते हैं ये अमेरिका वाले ये तो भाग जाते हैं ये, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार हैं। हथियार फुसफुस हो गए वो वहां से भाग जाते हैं। भारतीय सैनिक कभी भागता नहीं है। उसके पास में जो भी अगर गोला बारूद खत्म हो गया तो उसके बाद चाकू वगैरह जो भी है वो उसी को लेके कूद पड़ेगा, लेकिन भागेगा नहीं। और वही सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, पिछले 20 वर्षों में भारत में 2000 से ज्यादा सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं। इस तरफ कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देना चाहता। कहीं बम विस्फोट होता है, नक्सली हमला होता है, 4 सैनिक शहीद हुए, 5 सैनिक शहीद हुए, तो वो खबर हाईलाइट हो जाती है। लेकिन जो सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, कि क्या कारण है कि वो सैनिक इतना टूट रहा है कि पिछले 20 वर्षों में 2000 से लेकर के और लगभग 2020-21 का समय है, 2000 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं अलग अलग कारणों से। बीएसएफ के हैं, वायुसेना वाले हैं, जल सेना वाले हैं। सबसे ज्यादा बीएसएफ वाले जो हैं ये आर्मी जो है स्थल वाले ये करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फैमिली से अलग रहना कोई आसान काम नहीं होता है। आपको साल में एक बार मिलती है छुट्टी की जाओ, अब पूरे 11 महीने आपको ड्यूटी करनी है, बिल्कुल अलग थलग, दीन दुनिया से अलग हो। आप अकेले बैठे हो, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर आप अकेले बैठे हो। ड्यूटी आपकी बहुत ज्यादा हार्ड है। तो उस सैनिकों के उस परिस्थिति में उनके उस व्यवहार का अध्ययन किया करने के बाद में अब उसको किस तरीके से हम बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवा सकते हैं कि जो सैनिक है वो इन मानसिक रूप से ये जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी उसको मेंटली तोड़ने का काम करती है, उन चीजों को हटाया जा सके। तो उस चीज का अध्ययन जो किया जाता है वो मिलिट्री मनोविज्ञान के अंतर्गत उसको अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है। सैनिक क्षेत्र में जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हम अप्लाई करते हैं तो उसे मिलिट्री मनोविज्ञान कहते हैं। फिर आता है खेल मनोविज्ञान। अब खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है इसमें क्या होता है, तो खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का खेल के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है वो खेल मनोविज्ञान होता है। आप भी जानते हैं कि खिलाड़ी को कितनी तरह की चीजों का जो है उसको फेस करना पड़ता है। हार भी होती है, जीत भी होती है। जैसे आपके एग्जाम से पहले आप किस दबाव का सामना करते हो, क्या उस दबाव का सामना जो खिलाड़ी वो नहीं करते? जब इतने बड़े बड़े खेल होते हैं, सारी दुनिया देखती है, अलग अलग गेम होते हैं, फुटबॉल होती है सारी दुनिया देखती है, क्रिकेट है, ये ओलंपिक गेम होते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले के जमाने में तो ये यहां तो नहीं होते थे भारत में, लेकिन अब भारत में भी होते हैं। इनके साथ में साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो, और वो हमेशा खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, उसको डिक्रीज नहीं होने देते। उसको इस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से लगातार प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खिलाड़ी का हौसला डाउन हो गया या ये किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, तो उससे हमें इसको उबारना कैसे है, लगातार हौसला बनाए रखना है। मिलिट्री के अंदर भी वही चीज है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, सेना बाहर जाती है युद्ध करने के लिए, महीनों महीनों सालों सालों तक सेना बाहर रहती है।
वो कैसे उस समय को फेस करते हैं। उनके आर्मी के जवान होते हैं, उनके अफसर होते हैं, कर्नल, मेजर, कितने कितने समय तक बाहर रहना पड़ता है। जंगल है, वहां भेज दिया आपने सैनिकों को, 2 साल से 5 साल से सैनिक वहीं बैठे हैं, 10 साल से सैनिक बैठे हैं। आप उनकी सिचुएशन को सोच करके देखिए। तो इसी तरह से खेल के अंदर भी इस तरह के जो है उनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद किन किन चीजों का, परिस्थितियों को वो फेस करता है, तो फिर उनके उसके लिए उपचार के रूप में, या समझ लीजिए कि लगातार जो है उसको हौसला बढ़ाने के लिए इस रूप के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है कि खिलाड़ी जो है वो मानसिक दबाव में नहीं आए और बेहतर से बेहतरीन अपने खेल को कैसे बढ़ाए, अपना जो खेल का प्रदर्शन है उसको बेहतरीन कैसे करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मिल्खा सिंह जी का आपने सबने सुना है, ऐसा कोई नहीं होगा जो मिल्खा सिंह जी को जानता नहीं हो। उड़न सिख या फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। अब तो इनका देहांत हो चुका है। जो रोम ओलंपिक था, या जो ओलंपिक था जिसमें बताया था मिल्खा सिंह जी 4th स्थान पर आए थे, कि वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वो इतने में ही जो है वो गेम ओवर हो गया। और एथलेटिक्स के अंदर पहली बार भारत को ओलंपिक के अंदर कोई मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल, किसने दिलाया है? नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रो में। तो मिल्खा सिंह जी की पर मूवी भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आपने क्या देखा? उस मूवी को जरूर देखिएगा, आपके पूरे रोम रोम में जोश आ जाएगा। मिल्खा सिंह जी ने एक बात कही थी कि अब चूंकि आप देख लीजिए, उस समय हमारे खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते तक ढंग के नहीं होते थे। कोई हमारे खिलाड़ियों पे ध्यान नहीं देता था। ये तो पिछले 2-4 साल के अंदर आप ध्यान देने लगे हैं, वो भी हर स्पोर्ट्स में नहीं ध्यान नहीं देते। मिल्खा सिंह जी ने एक बात कही थी कि मैं लगातार उस वक्त जो भी रेस हो रही थी वो जीत रहा था, लेकिन जो वो फाइनल रेस थी उससे पहले और मेरे उस लास्ट रेस के बीच में 2 से 3 दिन का गैप आ गया था। और लोगों को हर जगह लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि इस बार तो एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल है, वो तो मिल्खा सिंह ही जीतेगा। तो वो जो 2-3 दिन का समय आया, उससे मेरे इतना मानसिक दबाव बन गया कि मैं उस दबाव को झेल नहीं पाया। मैं, आप देखिएगा, वो यही मैं पढ़ा रहा हूं आपको, खेल मनोविज्ञान। यह भी मेरे याद आई क्योंकि मिल्खा सिंह जी को मैंने बहुत सुना है, उनके लगभग सारे इंटरव्यू मैंने देखे हैं। तो वहां वो, अगर उस वक्त कोई साइकोलॉजिस्ट अगर उनके साथ होता भारत की तरफ से, तो 100% गोल्ड मेडल के लिए हमें आज तक इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। वो उसी समय मिल जाता, आज से 60-70 साल पहले, 50-60 पहले, जब भी जो था वो। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो साइकोलॉजिस्ट वो जानता है कि भाई ये समस्याएं खिलाड़ी के साथ आती है, वो क्या क्या अनुभव करता है, क्या क्या महसूस करता है, और मुझे इसके खेल को बेहतर बनाना है। तो हमने मनोविज्ञान के अंदर जो भी सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों को हमने अप्लाई खेल के क्षेत्र में किया, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया, तो वो शाखा कहलाती है खेल मनोविज्ञान। और ये जो शाखाएं मैंने लिखी है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये शाखाएं सिर्फ इतनी है, हर 4-5 साल में एक नई शाखा आती है। इसके अलावा भी दुनिया भर की शाखाएं हैं। ये राजनीतिक मनोविज्ञान भी आती है, सामुदायिक मनोविज्ञान है, सुधारात्मक मनोविज्ञान है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। तो शाखाएं तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य रूप से मेनली जो शाखाएं आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछी जाती है, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। उपभोक्ता मनोविज्ञान। उपभोक्ता, आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। आप मार्केट से कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप उपभोक्ता है। तो अब जब आप मार्केट से कोई चीज लेने गए, आपने वो चीज ले ली, तो अब आप के साथ, अब देखिए, पहले देखिए उपभोक्ता मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उपभोक्ता के व्यवहार पर लागू किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता मनोविज्ञान कहते हैं। तो किसी दुकानदार का अपने उपभोक्ता के साथ कोई झगड़ा नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, उपभोक्ता की मनोस्थिति को पढ़ा जाता है कि उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार कर सकता है, या उपभोक्ता से संबंधित कोई भी बात हो, तो उस मनोस्थिति का, उस वस्तु स्थिति का जो अध्ययन करने के बाद में उसको अप्लाई किया जाता है उपभोक्ता पर, ताकि दुकानदार और एक उपभोक्ता के मध्य जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, उपभोक्ता को किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़े। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है?
उपभोक्ता मनोविज्ञान कहलाता है। तो जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को इस क्षेत्र में लागू करते हैं तो उसे ही उपभोक्ता मनोविज्ञान कहते हैं। तो कि भाई उपभोक्ता कैसी वस्तुएं चाहता है, कैसा व्यवहार चाहता है। उपभोक्ता को कोई लूट नहीं ले, उसको कोई मूर्ख नहीं बना दे, या कोई भी आपस में झगड़ा हो तो कैसे उसका निदान हो सकता है। तो ये इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में आता है फोरेंसिक मनोविज्ञान। फोरेंसिक मनोविज्ञान क्या होता है? अब फोरेंसिक के अंदर देखिए, फोरेंसिक लैब के अंदर जो आप जानते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जब फोरेंसिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो वो फोरेंसिक मनोविज्ञान है। ये जैसे कई सीरियल वगैरह आते हैं, एक सीरियल वो सोनी पे पता नहीं किस पे आता था, क्राइम पेट्रोल, और भी कई जो इस तरह के अपराध जुड़े हुए कई, उसमें छोटी से छोटी आप बातें देखिए, फोरेंसिक लैब के अंदर छोटी छोटी चीजों की कैसे जांच की जाती थी। बाल कहीं से भी एक हल्का सा भी बाल मिल गया तो उसके आधार पर जो है वो पूरा उस जो अपराधी होता था उसको निकाल लाते थे कि ये इसने अपराध किया है। तो जहां चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बारीकी से मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू किया जाता है ताकि इसमें बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हमें रिजल्ट मिल सके, चाहे अपराधी को पकड़ना हो या किसी भी विषय से संबंधित हमें सत्य तक पहुंचना हो। तो वहां जो सहायता करता है वो कौन करता है? फोरेंसिक मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जब हम फोरेंसिक क्षेत्र में लागू करते हैं तो वही जो है फोरेंसिक मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? आपका जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आपको यह तो पता चल गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो प्योर साइकोलॉजी, प्योर ब्रांच जो है उसका भाग नहीं है। यानी शुद्ध मनोविज्ञान में ये नहीं आएगा, सिद्धांत वाले में नहीं आता शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाई में आता है, जबकि चाइल्ड साइकोलॉजी है ये किस में आती है? शुद्ध मनोविज्ञान में, प्योर। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अप्लाइड में आता है। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान में? यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों और वातावरण में अध्ययन किया जाता है। तो सीखने सिखाने का मनोविज्ञान है, किस तरह से ढंग से पढ़ा जाए, किस तरह से ढंग से पढ़ाया जाए, सीखने सिखाने की क्रिया, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को सही तरीके से हम कैसे प्राप्त कर सकें। तो इसलिए तो अप्लाई में आता है। ये सिर्फ सिद्धांत थोड़ी पढ़ना है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या क्या हैं। जो भी सिद्धांत है मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान के नए नए सिद्धांत आते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना। क्यों करना? ताकि हम बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्राप्त कर सकें। रिजल्ट से मतलब जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें। जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका कैसा विकास हो? सर्वांगीण विकास हो। बालक कैसे अपने आप को समायोजित कर सकता है अपने विद्यालय में, अपने बाहरी वातावरण में। तो शिक्षा से जुड़े जितने भी साइकोलॉजी, जितने भी मनोविज्ञान है वो सब इसमें आ गई चीजें। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना, क्यों? ताकि जो सर्वोत्तम रूप से हम शिक्षण अधिगम उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। तो ये जो है ये कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मेनली जो है ये कुछ मुख्य ब्रांच मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा भी जैसे कई नाम आ जाते हैं, ये जैसे एक आता है पशु मनोविज्ञान। तो उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो अधिगम वाली यूनिट है उसमें आप पढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने कईयों पे, इन पे, जीवों पे प्रयोग किए हैं। जैसे पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थारनडाइक, थारनडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर, स्किनर ने किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। और कोहलर, कॉफका, उन्होंने किस पे किया था? चिंपैंजी। सुल्तान जो था ना, वो पढ़ा होगा आपने, रीट में था वो। अधिगम वाली यूनिट तो आपके भी है, पूरी पूरी वही है, सेम डिट्टो डिट्टो वही है, एक अक्षर का फर्क नहीं है उसमें। तो वो पशु मनोविज्ञान है।
तो अलग अलग होती है ब्रांचें। तो मेन बात यह है कि ये जो चीजें हैं सारी मैंने आपको बता दी। तो सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान, थ्योरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी, जिसमें केवल ज्ञान ग्रहण करना यानी केवल सिद्धांत दिए जाते हैं, ये है। और उन सिद्धांतों को अप्लाई किस ब्रांच में किया जाता है, कहां किया जाएगा, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाओं में। शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। वो इस तरह से कोई चीजों का नाम दे देंगे और कहेंगे बताइए निम्नलिखित में से ये कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास, कि कैसे मनोविज्ञान का विकास होता है, इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं। इतिहास, संप्रदाय, संप्रदाय को स्कूल भी कहते हैं। स्कूल माना है वो आप स्कूल जाते थे, वो स्कूल नहीं है। स्कूल से मतलब यहां उस शाखा से, उस संप्रदाय से है, उन सिद्धांतों से है जिनको मिलकर के कई व्यक्तियों ने कोई सिद्धांत दिया, उसको हमने स्कूल नाम दे दिया। तो इसको देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय जो है वो कौन सा था, संरचनावाद था, जो कि वुंट और टिचनर द्वारा स्थापित किया गया था। विल्हेम वुंट और इनके शिष्य थे टिचनर। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 ईस्वी के अंदर शुरू होता है। इसी वर्ष विलियम हुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो यहां से ही देखिएगा, जो दरअसल मनोविज्ञान जो है उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए विलियम हुंट जो है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आप कह सकते हो। विलियम जेम्स जो है वो अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम हुंट। क्योंकि यहीं से एक अलग शाखा के रूप, एक अलग यानी दर्शन शास्त्र से पूरी तरह अलग करके और एक स्वतंत्र विषय के रूप में यह हमारे सामने आता है। जब 1879 में विलियम हुंट के द्वारा जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की इन्होंने मनोवैज्ञानिक, यहीं से वो डिफरेंस शुरू होता है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक मनोविज्ञान हमारे सामने आता है। और जब मैंने आपको इसका साइकोलॉजी का विकास का पढ़ाया था, तो बताया था कि सबसे पहले जो है इसमें आत्मा के अध्ययन के रूप में कहा गया, फिर मन के अध्ययन के रूप में कहा गया, और फिर तीसरा आता है चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान। तो वो चेतना का अध्ययन या विज्ञान जो है वो यही के समय की बात है, इसी समय की। और यहां से ये पूरी तरह एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आएगा। हालांकि ये सिद्धांत जो संरचनावाद है ये आगे जाकर के फ्लॉप हो गया, आगे फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने किसकी बात की थी, चेतना की। और चेतना मतलब जो जागरिक अवस्था के अंदर हम बाह्य वातावरण से जो उद्दीपक ग्रहण करके हम अनुक्रिया जो करते हैं, वापस जो रेस्पॉन्स करते हैं, तो वही कैसी अवस्था थी, जागृत अवस्था। भाई हम अपने इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जब बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं, जैसे मेरी आवाज आपके पास में आ रही है, तो मेरी आवाज आप अभी ग्रहण कर रहे हो, मेरी आवाज आपके लिए इस समय एक उद्दीपक का कार्य करती है। किससे सुन रहे हो, अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी अपने कान से। तो हमारी इंद्रियां बाहर से उद्दीपकों को ग्रहण करती है और उसके आधार पर हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, तो वो जो अवस्था कैसी कहलाती है, चेतन अवस्था या जागृत अवस्था कहलाती है। लेकिन उसकी भी चूंकि चेतना की है, ढंग से व्याख्या नहीं हो पाई। मैं अभी दिखाऊंगा कि इसमें भी कमियां रही। तो इसीलिए जो संरचनावाद है वो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है, पहला सिद्धांत कह लो, पहला संप्रदाय कह लो। यहां से विकास होता है इसका, सिद्धांतों का। लेकिन आगे जाकर के फिर ये फेल हो जाता है, आगे जाकर के फ्लॉप हो गया, और आगे जाकर के जो है इसको मान्यता फिर नहीं दी। तो इसी वर्ष विलियम हुंट ने जर्मनी के लिपजिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। संरचनावाद के पश्चात कई स्कूल संप्रदायों का उदय होता है। अब ये कौन कौन से हैं उनके हम नाम देख लेते हैं, और फिर आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे मनोविज्ञान वाला, संरचनावाद का। अब ये जो इतने नाम मैंने लिखे हैं आपके लिए, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
संरचनावाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। किसके द्वारा दिया गया था? वुंट टिचनर। और हालांकि जो संरचनावाद शब्द है, संरचनावाद, इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो टिचनर ने किया था, वुंट ने नहीं किया था। लेकिन थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो संरचनावाद जो है ये कौन है? इसके वुंट टिचनर है, जर्मनी के। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। तो प्रकार्यवाद, देखिए नाम के अंदर ही देखिए सब कुछ है। संरचनावाद वाले बार बार संरचना की बात करेंगे। अब जो चेतना है उसकी क्या संरचना निकालेंगे? कहीं ना कहीं वही उसके आगे माइनस पॉइंट रहा सबसे बड़ा। संरचना की बात कर रहे हैं, संरचना की व्याख्या हो नहीं पाई। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, कभी आत्मा का अध्ययन कर रहे थे, कभी मन का अध्ययन कर रहे थे, कभी वो मन को बोल रहे थे मस्तिष्क। वो मन और मस्तिष्क में ही फर्क नहीं जो है नहीं कर पाए, क्योंकि शुरू वाले थे वो दरअसल मेनली किस चीज से संबंधित थे? दर्शन शास्त्री थे वो। यहां से ये वैज्ञानिक अध्ययन शुरू होता है संरचनावाद से। तो ये वुंट टिचनर है। फिर प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, ये मुख्य रूप से कार्य प्रणाली जो है, कार्य है, उस पर बल देंगे, जिसके हैं विलियम जेम्स। ये कहां के हैं? अमेरिका के। और जो वुंट के शिष्य थे टिचनर, ये बाद में अमेरिका चले गए थे जेम्स के पास। तो कुछ काम इन्होंने जेम्स के साथ भी मिलकर के किया था। तो थोड़ा कभी कहीं पढ़ो इधर उधर तो थोड़ा डाउट मत आ जाना। सिद्धांत इनका यही है संरचनावाद वाला टिचनर का। लेकिन बाद में ये अमेरिका चले जाते हैं, जेम्स के संपर्क में आते हैं, ये समकालीन से हैं। फिर है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो है, या जिसको समग्रवाद भी कहा जाता है, इसके कौन है जो मुख्य रूप से देने वाले हैं? मैक्स वर्दीमर। कहां के? जर्मनी के। उसके बाद में आता है व्यवहारवाद, यानी बिहेवियरिज्म। ये किसके द्वारा है? मेनली वाटसन के द्वारा। कहां के? अमेरिका के। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ये किसके हैं? किसका सिद्धांत है? ये सिगमंड फ्राइड का। ये जो चेतना वाला जो तो पहले था भाई, संरचनावाद के अंदर चेतना वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बताया भी था चेतना के समर्थक में वुंट टिचनर। ये तो सिगमंड फ्राइड ने ही सबसे पहले इस सिद्धांत की जो है वो बहुत खतरनाक धज्जियां उड़ाई थी। सबसे पहले तो क्या, लेकिन सबसे खतरनाक धज्जियां उड़ाने वाले में सिगमंड फ्राइड ही थे। और इन्होंने ये कहा था कि चेतना तो केवल 1/10 है, बाकी जो अचेतन है उसका क्या? तो यह ऑस्ट्रिया के थे। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया तो अलग से महाद्वीप ही है। तो साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी। फिर मानवतावादी मनोविज्ञान आता है अब्राहम मैस्लो का। ये अमेरिका के थे। तो ये है अब्राहम मैस्लो का है मानवतावादी मनोविज्ञान। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो मैं ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट, और इसीलिए मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट को इसमें क्लियर कर रहा हूं। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से मेरे साथ में आप पढ़ते रहिएगा, और नोट्स हैं वो नोट डाउन आप इन चीजों को करते रहें। और इसी तरीके से मजे मजे के साथ पढ़ते पढ़ते आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा होगा। और वीडियो अपलोड होने के बाद में देखिएगा, आप कोई फिक्स टाइम का वेट मत किया करो। मैंने आपको लगभग 6 बजे के आसपास का बोला था कि शाम को हो जाएगा, लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद में भी वो काफी समय ले लेता है। कई बार 15 मिनट में ही ओपन हो जाता है, कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। और वीडियो अपलोड जस्ट ओपन होते ही जो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी साफ नहीं होती है। लगभग 10 मिनट का, 5-10 मिनट का समय लगता है वीडियो क्वालिटी सही आने में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनके लिए कोई आप परेशान मत होया करिए। जो वीडियो अपलोड होता है आपके पास में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप उसको फिर अपना आराम से देख लो। तो वेट नहीं कीजिएगा सर क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही, वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जब अपलोड होकर ओपन होगा तो उसमें समय लग जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ में देखते रहिए, और इन सिद्धांतों को हम इतने अच्छे से समझेंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें से पेपर मिल जाए, कोशिश यही रहती है। और अब तक तो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें हमेशा सफल हुए हैं, और जितना सोचा था उससे कहीं अधिक ही सफल हुए हैं। मैं 60-70% का सोचता हूं कि इतना तो कम से कम मिल जाए, और 90% से ऊपर अब तक हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे मैंने कोई भी कोर्स निकाला हो। तो कोशिश मेरी यही है
आपको इतना अच्छा अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूँ, इतनी ऑथेंटिक किताबों से जो है चीजें आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट आगे हम जो है वो संरचनावाद से इसको कंटिन्यू करेंगे। और जब आप एक बार वीडियो देख लिया, फिर जब आप नोट्स को कॉपी करते हैं, लिखते हैं, तो उसके बाद दोबारा वीडियो को वापस देखिए, उसमें जो चीजें मैंने समझाई है उनको आप साथ में नोट डाउन करना चाहें, साइड में कुछ लिख लिया, एक्स्ट्रा चीज लिख लिया, तो आप उसको भी साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, तो आपको काफी लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।